जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी आप लोग कर रहे होंगे। फिलहाल इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं मैथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो इस वीडियो में जितने भी सारे क्वेश्चन लिए गए हैं ना यार, वो सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिए गए हैं। तो एक ही क्वेश्चन लेते हैं और उसको कॉन्सेप्ट के साथ समझने की पूरी कोशिश करते हैं, क्योंकि आपको पता है रट्टा नहीं मारा जाता है, कंसेप्ट के साथ समझा जाता है। क्योंकि अगर आप कंसेप्ट के साथ समझते हो, उसको अच्छे से बनाते हो, तो उसके रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपको बन जाते हैं यूं ही चुटकियों में, है ना। तो आइए एक एक क्वेश्चन लेते हैं और उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करते हैं बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ। तो यहाँ पे पहला प्रश्न आप देख सकते हैं। पहला प्रश्न क्या कहता है कि बिंदु -3, +5 किस चतुर्थांश में स्थित है। अब देखो, आप रट्टा मारे रहोगे तो आप कहोगे हाँ यार तृतीय है, द्वितीय, ऐसे रट्टा मारोगे तो काम नहीं चलेगा। तो हम यहाँ पे कंसेप्ट को समझेंगे और उस कंसेप्ट के मदद से हम बहुत सारे डाउट जो है वो क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे चतुर्थांश यानी क्वाड्रेंट को समझते हैं। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, क्वाड्रेंट बना लेंगे। तो ये हमने क्वाड्रेंट बना लिया। ये हमारे पास x होता है और ये x डैश होता है, ये हमारे पास y होता है और ये y डैश होता है। अब इसमें समझो कि इस साइड जो भी होता है वो प्लस वाला संख्या होता है, और प्लस वाला इधर होगा और इधर माइनस का, ऊपर प्लस वाला और नीचे माइनस का। तो ये प्रथम क्वाड्रेंट है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट बोले तो प्रथम चतुर्थांश। ये सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। ठीक है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी प्रथम पाली, इसको कह सकते हैं द्वितीय पाली, तृतीय पाली, चतुर्थ पाली ऐसे भी कहते हैं, या प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद या चतुर्थ पाद ऐसे भी आप कह सकते हो। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है भैया, वो होता है प्लस प्लस, प्लस और प्लस होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पहले तो हम लेंगे भैया एक्स वाले का, तो एक्स वाले इधर क्या होता है, ऋणात्मक होता है, तो ऋणात्मक में यानी माइनस लेंगे, और वाई इधर क्या है प्लस का, तो प्लस का ले लेंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में हम क्या चलेंगे, सबसे पहले हम क्या लेंगे, एक्स वाला लेते हैं। तो एक्स वाला ये क्या है, इधर माइनस का है तो माइनस लेंगे, और इधर वाई क्या है माइनस का है तो हम माइनस ले लेंगे। ठीक है, तो ये मैंने माइनस ले लिया। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में चलेंगे तो एक्स वाला हम सबसे पहले लिखते हैं, तो एक्स वाला इधर क्या है प्लस का, तो हम प्लस ले लेंगे। उसके बाद वाई नीचे क्या है माइनस का है तो हम माइनस ले लेंगे। ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे कि ये किस चतुर्थांश में है। तो चतुर्थांश पहचानने का नियम यह है कि संख्या से आपको कोई मतलब नहीं है, आपको तो सिर्फ चिन्ह से मतलब है। तो चिन्ह यहाँ पे देखेंगे क्या है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, यानी माइनस और प्लस है। तो हम देखेंगे माइनस प्लस किस चतुर्थांश में आता है, तो माइनस और प्लस यानी सेकेंड क्वाड्रेंट मतलब द्वितीय चतुर्थांश में आ रहा है। तो इसका क्या आंसर होगा, द्वितीय चतुर्थांश, यानी ऑप्शन बी द राइट आंसर। कोई दिक्कत नहीं। अब हम सॉल्व करेंगे प्रश्न क्रमांक 2। तो प्रश्न क्रमांक 2 क्या कहता है देख लीजिए। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। अब इसमें पूछ रहा है कि कौन परिमेय संख्या, एक एक ऑप्शन को देखेंगे और समझने की पूरी कोशिश करेंगे। नॉर्मल सा, मैं ज़्यादा डीप नहीं जाऊंगा। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जो पी बाई क्यू के रूप में होता है, जहाँ क्यू के जगह पे जीरो नहीं होता है, वो परिमेय संख्या होता है, यानी भिन्न के रूप में होना चाहिए। और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, जो पी बाई क्यू के रूप में नहीं होता है, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है। तो ये नॉर्मल सा मैंने आपको समझा दिया, क्योंकि इसको अब हमें समझना है इसलिए। ठीक है। तो अब यहाँ पे देखोगे कि दूसरा का ऑप्शन ए में है 2 माइनस के √3। तो आपको पता चलेगा कि 2 तो है परिमेय संख्या, क्योंकि इसके नीचे एक लिख सकती है, ये भिन्न के रूप में है। और √3 क्या है, ये अपरिमेय संख्या है, इसका हम पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकाल सकते, इसलिए अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या है और ये अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का अंतर, ये घटाव का चिन्ह यानी अंतर है। तो परिमेय और अपरिमेय का अंतर क्या होता है, अपरिमेय संख्या ही होता है। हमें पहचानना है परिमेय संख्या, इस बात को ध्यान रखना। √5 अपरिमेय संख्या है। इसको जरा देख लेते, ये क्या है, 2 √3 और √3। देखो √3 से √3 कट जाएगा तो बचेगा 2, है ना। तो बचेगा 2, तो 2 के नीचे एक तो 1 लिख ही सकते हैं, यानी 2/1 ये हो जाएगा परिमेय संख्या। √3 से √3 कट जाएगा तो बचेगा 2, और 2 के नीचे तो 1 लिख ही सकते हो, यानी पी बाई क्यू के रूप में आ जाएगा, तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा। तो यानी दूसरा का ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। अब यहाँ पे देखेंगे तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न क्या कहता है कि एक द्विघात, क्या कहता है कि एक द्विघात समीकरण का घात होगा। सिंपल सी बात, द्विघात समीकरण का घात कितना की, यानी 2 घात वाले समीकरण को द्विघात समीकरण कहते हैं, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। तो आपने इसको सॉल्व कर लिया। द्विघात समीकरण का घात क्या होता है, 2 होता है अधिकतम, इस बात को ध्यान रखना। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं ये प्रश्न। 5वां प्रश्न सॉल्व करते हैं। 5वां प्रश्न क्या कहता है कि प्रायिकता का अधिकतम मान होता है। भैया प्रायिकता का अधिकतम मान क्या होता है वो आपको समझाना जरूरी है। देखिए हम आपको बताते हैं। देखो प्रायिकता जब भी निकालोगे ना
तो 0 से लेकर के 1 के बीच में होगा, या फिर 0 होगा या फिर 1 होगा। यानी प्रायिकता का न्यूनतम मान 0 होता है और अधिकतम मान 1 होता है, क्योंकि प्रायिकता का मान 0 और 1 के बीच में ही होता है। या तो 0 हो सकता है या फिर 1 हो सकता है, इस बात को ध्यान रखना। तो प्रायिकता का अधिकतम मान क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, तो प्रायिकता का अधिकतम मान 1, यहाँ पे आप समझ लो। 1 हमारे पास कहाँ है? यहाँ है ऑप्शन बी, यानी 5वां का बी द राइट आंसर। कोई दिक्कत? नहीं है दिक्कत भैया। अब छठा देख लेते हैं। छठा क्या है? छठा कहता है कि पाई है, परिमेय संख्या या पूर्णांक है या अपरिमेय संख्या है, इनमें से कोई नहीं। पाई जो है भैया वो क्या है? अपरिमेय संख्या है, यानी पाई एक खुद अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई की जो वैल्यू है वो परिमेय संख्या है। इस बात को ध्यान रखना। पाई की वैल्यू जैसे 22/7, 3.14, ये सब परिमेय संख्या है, लेकिन पाई खुद में एक अपरिमेय संख्या, इस बात को ध्यान रखना। यानी 6 का सी हो जाएगा। अब हमारे पास है प्रश्न क्रमांक 7। प्रश्न क्रमांक 7 क्या कहता है कि बहुपद x² + 2x + के 1 का एक शून्यक कौन है? तो शून्य ज्ञात कर लेंगे ना, क्या दिक्कत है? तो 7वां का हम ज्ञात करेंगे शून्य कि यहाँ x² + के 2x है और प्लस के 1 है, तो ये हमारे पास एक बहुपद है और शून्य ज्ञात करना है। तो चलिए शून्य ज्ञात कर लेंगे। सबसे पहले इसको गुणनखंड के रूप में तोड़ लो, तो ये x² हो जाएगा प्लस में, आपको पता है डिटेल में मैं नहीं बताऊंगा, ये बता देता हूँ। चलो फर्स्ट इंटू लास्ट करते हैं, तो x² से 1 में गुना करेंगे तो x² हो जाएगा, है कि नहीं। अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरह तोड़ेंगे कि जोड़ने या घटाने पर प्लस के 2x पूरे, है ना, और गुना करने पर x² ही पूरे, तो x + x। अब बताओ x जोड़ेंगे तो 2x होगा और x में गुना करेंगे तो x² हो जाएगा, प्लस का 1 है तो 1। इन दोनों में कॉमन ले लेंगे तो x कॉमन लेंगे, इसमें तो x प्लस के ये 1 आएगा, इधर कुछ नहीं कॉमन है तो एक कॉमन ले ही सकते हैं, x प्लस के 1 हो जाएगा। इन दोनों में से एक निकाल लो तो ये हो जाएगा x प्लस के 1 इंटू x प्लस के 1। अब हमको निकालना क्या है? शून्य ज्ञात करना है, तो इन दोनों के बराबर में 0 रख देंगे, x प्लस के 1 बराबर 0 और इधर भी x प्लस के 1 बराबर में 0। अब देखो x की वैल्यू क्या होगी? -1, इधर भी x की वैल्यू क्या होगी? -1। कुल मिला के कहा जाए तो -1 आ रहा है। अब देख लो क्या हाँ आंसर है। 7वां के बी इसका करेक्ट आंसर है -1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब 8वां देखेंगे, कहता है 8वां कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। अब इसको समझो कंसेप्ट के साथ। 8वां कहता है कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। सिंपल सी बात है, जैसे कि एक वृत्त है, ठीक है, और वृत्त पर कितने बिंदु होती है, तो ऐसे करके अनंत बिंदु होती है एक वृत्त पर। कितने बिंदु? अनंत बिंदु, और प्रत्येक बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। कहने का मतलब यह हुआ कि अगर अनंत बिंदु है तो इस पर अनंत स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ठीक है, तो अनंत इसका आंसर होगा। तो हम क्या लिखेंगे भैया? इसका सही आंसर ऑप्शन सी द राइट आंसर, अनंत। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? 9वां प्रश्न देख लेंगे। 9वां क्या कहता है कि आंकड़ा 24, 15, 22, 13, 9, 10 तथा 30 का परिसर है। परिसर क्या होता है? परिसर बराबर जो होता है अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान। तो सबसे इसमें अधिकतम मान कौन है? 30 है, तो 30 में से घटा देंगे, न्यूनतम मान कौन है? 9 है, घटा देंगे तो कितना आएगा? 21 आएगा, है ना। तो इसका 21 आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी द राइट आंसर 9। समझ में आ रही बात एकदम कंसेप्ट के साथ। अब 10वां देख लेते हैं। 10वां प्रश्न क्या कहता है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है, ये फॉर्मूला है आपको पता होगा, कॉस थीटा के बराबर होता है। ऑप्शन सी द राइट आंसर। अब हम देख लेंगे यहाँ पे 11 में। 11 क्या कहता है? किसी घटना ई के लिए प्रायिकता हाँ प्लस प्रायिकता ना किसके बराबर होता है? तो प्रायिकता हाँ प्लस प्रायिकता ना जो होता है वो 1 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 1 के, यानी ऑप्शन बी द राइट आंसर। कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत। अब हम समझेंगे अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 11 सॉल्व किया था, 12। प्रश्न क्रमांक 12 कहता है कि 9, 10, 11, 9, 10, 11, 11, 5, 7, 6 का बहुलक होगा। बहुलक आपको पता होगा जो ज़्यादा बार रिपीट होता है वही इसका आंसर होता है। इसमें ज़्यादा बार रिपीट कौन नजर आ रहा है? 11 नजर आ रहा है, तो ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा। जो ज़्यादा बार रिपीट होगा वो बहुलक उसका कहलाता है कि नहीं। 13 नंबर में देख लेते हैं। 13 नंबर क्या कहता है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। आपको समझना यह है कि बहुपद होता कौन है। देखिए, बहुपद वो होता है जिसमें प्रत्येक चर का मान एक पूर्ण संख्या होता है, वो बहुपद होगा। लेकिन हमें पहचाना कि बहुपद नहीं है। अब ये देखो, ये एक बहुपद है। क्यों? क्योंकि इसमें प्रत्येक चर का मान एक पूर्ण संख्या है। तो देखो x ये चर है और चर का घात क्या? 2 है। 2 क्या है? पूर्ण संख्या है, तो ये बहुपद है।
-5x है, इसमें चर क्या है, x है, x का घात 1 छिपा रहता है, तो एक क्या है, पूर्ण संख्या है, तो ये बहुपद है। इसमें देख लो ये बहुपद है, देखो 3x, x के पावर 5 है, 5 क्या है, पूर्ण संख्या है। और यहाँ पे देखो x का मान क्या है, 1/2 है, 1/2 पूर्ण संख्या नहीं होता है। मैंने बोला कि प्रत्येक चर का घात एक पूर्ण संख्या होना चाहिए, तो इसमें प्रत्येक चर यानी सभी चर का घात जो है पूर्ण संख्या नहीं है। ये तो पूर्ण संख्या, लेकिन यहाँ पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये बहुपद नहीं है। हमको पहचानना है बहुपद नहीं है, यही तो पहचानना है। तो इसका करेक्ट आंसर सी, ये बहुपद नहीं है। करेक्ट, आपने समझ लिया है ना। 13 सॉल्व कर लिया। आइए प्रश्न क्रमांक अब हम 14 सॉल्व करते हैं। 14 नंबर में देख लीजिए, 14 क्या कहता है, साइन 35 डिग्री बटे कॉस 55 डिग्री का मान होगा। तो इसको अब हम सॉल्व करेंगे। साइन 35 डिग्री है ना 14 नंबर में। वैसे तो हमें सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन को डायरेक्ट आंसर आ जाता है। कॉस 55 डिग्री है ना, तो दोनों में से आप क्या करो, किसी एक को बदल लो। किसको बदलना चाहते हो, चलो साइन को बदल लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन और 90 डिग्री। आप सोचो कि 90 डिग्री में से कितना डिग्री घटाएं कि ये 55 डिग्री आ जाए, तो सॉरी 35 डिग्री आ जाए, तो हम घटा देंगे 55 डिग्री है ना, बट्टे में ये कॉस 55 डिग्री, तो 55 डिग्री। आप बताओ साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। थीटा के स्थान पर 55 डिग्री, तो 55 डिग्री बट्टे में कॉस 55 डिग्री। काट दो एक मरतबे, तो एक आंसर इसका आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक आ जाएगा हमारे पास, ऑप्शन बी द राइट आंसर। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। तो 14 का ये आंसर हो गया है कि नहीं। आइए अब हम सॉल्व करते हैं भैया प्रश्न क्रमांक 15। प्रश्न क्रमांक 15 क्या कहता है, AP -3 -1/2, डॉट डॉट का 11वां पद है। तो इसका 11वां पद हमें ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, तो बड़ा सिंपल है, देख लो भैया कैसे ज्ञात करते हैं। इसमें प्रथम पद यानी a बराबर हो जाएगा -3 और d ज्ञात करना है। तो d ज्ञात करने के लिए आगे वाले पद में से पीछे वाले पद को घटाते हैं। तो चलिए आगे वाले पद में से घटाते हैं, यानी -1/2 में से घटा देंगे कितना, -3। तो ये हो जाएगा -1/2 माइनस माइनस प्लस के 3, इसके नीचे एक छिपा रहता है, 2 कैल्शियम 2। अब ये हो जाएगा 1 यानी माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। प्लस में 1 से 2 में भाग देंगे, 2 2 3 6, यानी हो जाएगा भैया 5/2 हो जाएगा। ये d की वैल्यू, ये a की वैल्यू। अब हमें 11वां पद ज्ञात करना, तो a11 का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस के 10d, यही ना होता है। तो a के जगह पे लिखेंगे -3 और प्लस में 10 गुने d के जगह पे लिखेंगे 5/2। 2 पंचे 10 कट गया, तो 25। अब 25 में से 3 घटेगा तो कितना होगा, 22 आंसर हो गया है ना। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो गया है कि नहीं। अच्छा, अब हम प्रश्न क्रमांक 16 सॉल्व करेंगे। 16 क्या कहता है कि बहुपद 4x² - 4x प्लस के 1 के मूलों का गुणनफल होगा। अच्छा, मूलों का गुणनफल कह रहा है, तो क्या दिक्कत है, गुणनफल को हम कहते हैं अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा और क्या होता है, c/a। इसमें देख लो c की वैल्यू है 1 है ना, और a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 4, तो 1/4 इसका आंसर आ गया। तो 1/4 ये है, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर है ना। 17 नंबर में देख लीजिए। 17 नंबर कहता है AP का पहला पद a और सारवंतर d, तो nवां पद का योग है। योग कह रहा है, इसका मतलब SN का फॉर्मूला आपसे पूछ रहा है। तो SN बराबर फॉर्मूला क्या होता है, SN बराबर फॉर्मूला होता है n/2 × 2a + n-1 × d। ये x नहीं है, गुना है, ठीक है, इंटू d, यानी ऑप्शन डी द राइट आंसर हो जाएगा। ये फॉर्मूला है, SN बराबर पूछ रहा है, ठीक है। तो आपने 17 को सॉल्व कर लिया। आइए अब हम सॉल्व करते हैं प्रश्न क्रमांक 18 से। तो प्रश्न क्रमांक 18 क्या कहता है, 1/√3 बराबर है साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, नहीं होता है। tan 30 डिग्री का मान तो होता है, tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। ये करेक्ट आंसर है। देखो भैया 19 नंबर में अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ रहा है। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, आपको पता है, 3πr² होता है ना। 20वां में देख लो, 20 क्या कहता है कि यदि √2 cos थीटा बराबर 1, तो थीटा का मान होगा। बड़ा सिंपल है, इसको सॉल्व करना क्या दिक्कत है यार। cos थीटा रखो इधर और बराबर में 1 है तो 1, ये √2 गुना में 13 गया तो बट्टा में आ जाएगा। अब देखो cos थीटा बराबर, cos कितना डिग्री का मान होता है, 1/√2, तो cos 45 डिग्री का मान होता है ना। cos से cos कैंसिल, थीटा का मान हो जाएगा 45 डिग्री। करेक्ट, ये आ गया हमारे पास आंसर। तो थीटा का मान 45 डिग्री आ गया, ऑप्शन बी राइट आंसर। अब हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 21 की ओर।
21 क्या कहता है, यदि अल्फा कॉमा बीटा द्विघात बहुपद इतना के मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान होगा। ये तो और सिंपल है। अरे भैया 1/अल्फा तथा 1/बीटा का मान हमको ज्ञात करना है। तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे, अल्फा और बीटा का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा होगा। और सॉरी ऊपर जगह नहीं बचेगा ना, तो अल्फा और बीटा का एलसीएम लेंगे तो हम लेंगे अल्फा इंटू बीटा। तो हमारे पास बचेगा क्या, अल्फा से अल्फा कटेगा तो बचेगा बीटा, बीटा से 1 में गुना करेंगे तो बीटा, और प्लस में बीटा से बीटा कट जाए तो अल्फा, अल्फा से 1 में गुना करेंगे तो अल्फा। आपको पता है कि अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है। अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सी बाई ए होता है कि नहीं। देखो बीटा प्लस अल्फा कह लो, अल्फा प्लस बीटा एक ही बात है, ठीक है। ए से ए कट जाएगा तो बचेगा माइनस के बी बटा में सी बचेगा। अब देख लो बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, तो इसमें देखेंगे बी की वैल्यू माइनस के 3, ये माइनस पहले से है तो माइनस माइनस कट जाएगा तो प्लस का 3 बचेगा। और सी की वैल्यू क्या है हमारे पास 5, तो 3/5 आंसर आया। देख लो 3/5, 3/5 ये ऑप्शन सी द राइट आंसर। कोई दिक्कत नहीं। तो आपने 21 को बड़े ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर लिया। अब हम सॉल्व करेंगे प्रश्न क्रमांक 22 को। तो प्रश्न क्रमांक 22 क्या कहता है कि यदि द्विघात समीकरण x² + bx + c = 0 के दो मूल बराबर हो तो द्विघात समीकरण का व्युत्क्रम होता है। जब दो मूल बराबर होता है तो d बराबर हमेशा क्या होता है, 0 के बराबर होता है, यानी d बराबर 0 होगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए 23 नंबर में 23 क्या कहता है कि कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 3, -4 में कोटि का मान होगा। आपको पता है कि पहला जो होता है ना, पहला जो होता है वो भुज कहलाता है और दूसरा कोटि कहलाता है। यानी पहले x होता है और बाद में y होता है। तो x अक्ष को भुज कहते हैं, y अक्ष को कोटि कहते हैं। तो कोटि का मान होगा -4, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर। कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। अब हम सॉल्व करेंगे प्रश्न क्रमांक 24। प्रश्न क्रमांक 24 क्या कहता है कि यदि किसी घनाभ की लंबाई l, चौड़ाई b तथा ऊंचाई h हो तो घनाभ का आयतन होगा। घनाभ का आयतन क्या होता है, l गुने b गुने h, यानी लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। ऑप्शन ए द राइट आंसर। देख लीजिए प्रश्न क्रमांक 25 क्या कहता है, त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण b 90 डिग्री है, कोण a 40 डिग्री, तो कोण C का मान क्या होगा। ये तो और सिंपल है। हम क्या करेंगे, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है ना। इसमें हम सॉल्व कर लेते हैं, इसको देख लो कैसे सॉल्व करेंगे। त्रिभुज समकोण त्रिभुज बना लो, इसमें कोण B 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री समझो B, ये A है और ये C मान लो। तो A की वैल्यू ये है 40 डिग्री और इसकी वैल्यू हमको पता करनी है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, तो 180, तो ऐसे लिख सकते हैं ना इसको, कोण B प्लस में कोण A और प्लस में कोण C बराबर कितना 180 डिग्री। सबका वैल्यू पुट कर दिए डायरेक्ट। तो कोण C बराबर क्या होगा 180 डिग्री और माइनस में 90 40 जोड़ 9 130। कोण C बराबर कितना होगा भाई, घटा दो, 50 डिग्री होता है क्या आंसर, हाँ यही आंसर होगा। 0 8 में से 3 5 और 1 में से 50 डिग्री। कोण C की वैल्यू 50 डिग्री है। तो देख लो इसका कौन सही होगा, 25 का ना, ऑप्शन डी राइट आंसर। कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। अब हम सॉल्व करेंगे भैया प्रश्न क्रमांक 26। तो प्रश्न क्रमांक 26 को देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 26 कैसे सॉल्व करेंगे देख लो। 26 ये जो देख रहे हैं ना, इसको थोड़ा ठीक कर लो। आप 90 के अंतराल में रखो। 10 25 डिग्री है तो 25 डिग्री लिखो। अब 25 डिग्री में कितना डिग्री जोड़ेंगे तो 90 डिग्री, तो आप कहोगे 65 डिग्री, तो 10 65 डिग्री को इस साइड लिया, ठीक है। उसके बाद 10 20 डिग्री और उसके बाद 10 70 डिग्री को इस साइड लिया। कोई दिक्कत नहीं। हम 10 को बदल लेते हैं इस वाले को। तो 10 90 डिग्री और माइनस में 90 डिग्री में से कितना डिग्री घटाएंगे तो 25 डिग्री आएगा। तो आप कहेंगे 65 डिग्री घटा दीजिए तो आ जाएगा, और गुने में हो जाएगा 10 65 डिग्री, ठीक है। इसमें देखो 10 20 डिग्री को बदल लेते हैं, 1 मिनट। हाँ, तो मैंने क्या बोला था कि 10 इसमें 20 डिग्री को बदलते हैं। तो यहाँ पे 10 रहेगा और 90 डिग्री में से कितना डिग्री घटाएं तो 20 डिग्री आएगा। तो आप कहेंगे 70 डिग्री। अब एक को ऐसे ही रहने दो, 10 70 डिग्री है तो 70 डिग्री ही रहने दो, ठीक है। अब देखो 10 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। तो लिखेंगे कॉट थीटा के स्थान में 65 डिग्री, तो 65 डिग्री गुने में, ये गुना का चिन्ह होता है, और ये 10 65 डिग्री हो जाएगा, है कि नहीं। अब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 10
ये गुना ही रहता है। 10 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। तो लिखेंगे कॉट थीटा, थीटा के स्थान पे 70 डिग्री, तो 70 डिग्री इंटू 10 70 डिग्री। आपको पता है कि कॉट थीटा इंटू 10 थीटा किसके बराबर, 1 के बराबर, गुने कॉट थीटा इंटू 10 थीटा किसके बराबर, 1 के बराबर। तो 1 गुने 1 क्या होगा, 1 होगा। तो इसका एक आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत भैया। तो आपने इसको क्या किया, सॉल्व कर लिया बेहतरीन तरीके से, है कि नहीं। अब हम सॉल्व करेंगे किसको, प्रश्न क्रमांक 27 को। तो प्रश्न क्रमांक 27 क्या कहता है, जरा देख लीजिए। 27 में क्या कहता है, 27 में देख लो कि त्रिभुज ABC, तो हम बना लेते हैं त्रिभुज AB और ये रहा C, ठीक है। और त्रिभुज PQR, तो देख लो P, ये Q और ये R में दिया है कि AB, देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, ये AB है, AB है ना, AB और बट्टे में PQ, तो ये है PQ, मतलब AB बट्टे में दिया गया है PQ, ठीक है। और बराबर फिर क्या कहता है कि BC, तो BC ये है, और तो ये हो जाएगा BC और बट्टे में क्या दिया गया है, RP, यानी RP ये है, ये वाला भुजा, ये भुजा इस भुजा के RP के बराबर। तो आपको पता चलेगा कि ये कोण और ये कोण दोनों में रिपीट हो रहा है। देखो AB बट्टे में क्या PQ और फिर BC, यानी AB में भी ये कोण आ रहा है और BC में भी ये कोण आ रहा है। उसी तरीके से PQ में भी ये कोण आ रहा है और PR में भी ये कोण आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि कोण B बराबर कोण P के होगा, ठीक है, इस तरीके से। तो कोण B बराबर कोण P इसका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर। कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत। अब हम 28 में देखेंगे, कहता है कि निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसका अभाज्य गुणनखंड करने पर केवल 2 संख्या आता है, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो मैं आपको समझा देता हूं कि कैसे होता है उसको, ठीक है। जैसे कि 10 है, तो 10 का हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, चलो और करके बताते हैं। इसमें 10 है ना, तो जैसे 10 का हम फैक्टर करेंगे, 2 से लगाएं तो 5 होगा, फिर 5 से लगाएं तो 1 होगा, यानी 2 गुने में 5 गुने में 1। इसमें 3 संख्या है, तो ये अभाज्य संख्या नहीं हुआ, ठीक है। 21 का देखोगे तो वही है, 3 से लगाएं तो 7, फिर 7 से लगाएं तो 1, तो इसमें भी 3 संख्या हो रहा है, तो ये भी अभाज्य संख्या नहीं हुआ। अब हम देखेंगे 11 का, तो 11 है, 11 से लगाएंगे तो 1 आएगा, मतलब 11 गुने 1, इसमें 2 संख्या है, यानी ये अभाज्य संख्या है, ठीक है। यानी 28 का हो जाएगा भैया ऑप्शन सी राइट आंसर। कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत। अब हम क्या करते हैं भैया, अब इसको सॉल्व करते हैं। क्या दिया गया है, दिया गया है कि 10 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और बट्टे में 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। तो आपको पता है 29 सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा के, और 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा के। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा वाला क्या होता है, 1 बट्टे में साइन स्क्वायर थीटा और बट्टे में सेक स्क्वायर थीटा, 1 बट्टे में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 बट्टे में साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। और मेन बट्टा को हम गुना में ले जाएंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर हो जाएगा और नीचे 1 हो जाएगा। दोनों को गुना करेंगे तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर रहेगा और नीचे साइन स्क्वायर थीटा, मतलब कॉस थीटा साइन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है, और स्क्वायर रहेगा ये कॉट स्क्वायर थीटा, यही आंसर आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया आंसर, यानी इसका कौन आंसर होगा, कॉट स्क्वायर थीटा, ऑप्शन डी राइट आंसर। कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत। अब आइए हम 30वां प्रश्न लेते हैं। तो 30वां प्रश्न क्या कहता है, जरा देख लो कि यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या होगी। बड़ा सिंपल है। अरे भैया कह रहे इसकी संख्यात्मक रूप से क्या होगा, बराबर होगा। तो बराबर होगा तो अच्छी बात है, यानी वृत्त की परिधि भी क्या है, 2πr होता है, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr स्क्वायर होता है। ये दोनों आपस में क्या बराबर है। तो आप चलो काटो, पाई से पाई कैंसिल, अब r से ये स्क्वायर कट जाएगा, क्योंकि इसमें r स्क्वायर तो 2 गो त्रिज्या होगा, इसलिए 1 गो त्रिज्या कट जाएगा। तो 2 बराबर क्या हो जाएगा इधर r, यानी r की वैल्यू हो गई 2 मात्रक, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर। बुआ जी 31 में देखिए, 31 क्या कहता है कि बिंदु ए जो है 2,3 की दूरी मूल बिंदु से, तो मूल बिंदु बराबर क्या होता है आपको पता होना चाहिए, मूल बिंदु
है ना। मूल बिंदु बराबर जो होता है भैया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट अंडर ही तो होता है। तो एक्स स्क्वायर हमारे पास क्या है, यानी एक्स की वैल्यू ये है और ये वाई की वैल्यू, तो एक्स के जगह पे 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर, और प्लस वाई की वैल्यू क्या है 3 है, तो हम लिखेंगे 3 का स्क्वायर और रूट अंडर कर देंगे। 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 3 का स्क्वायर 9, रूट अंडर बोले तो 13 का रूट अंडर आया, 13 रूट अंडर 13 आया। तो यहाँ ऑप्शन सी द राइट आंसर। कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत भैया आपने समझ ही लिया ना। अब हम सॉल्व करेंगे प्रश्न क्रमांक 32। प्रश्न क्रमांक 32 क्या कहता है, जरा ध्यान से देखिएगा। 32 कहता है कि यदि दो संख्याओं का HCF 15 और LCM 90 हो तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। जब भी दो संख्या की बात किया जाए, उसका HCF और LCM दिया जाए और कहें कि संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, तो संख्याओं का गुणनफल जो होता है HCF गुने LCM के बराबर होता है। इस बात को ध्यान रखना, संख्याओं का गुणनफल HCF गुने LCM के बराबर होता है। तो HCF 15 LCM 90 है, तो 90 और 15 में गुना कर देंगे तो 1350 होगा। ऑप्शन सी राइट आंसर है ना। याद रखना संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, HCF गुने LCM के बराबर। तो 90 और 15 में गुना करेंगे तो 1350 होगा। कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत। तो 32 को आपने समझ लिया। अब हम समझेंगे 33 को, है ना। 33 में क्या कहता है, 33 कहता है कि 2 थीटा बराबर 60 डिग्री, तो साइन थीटा का मान होगा। सिंपल सी बात है, 2 से 60 डिग्री को काट देंगे तो 30 डिग्री। कहने का मतलब ये हुआ कि 2 से 60 को काटेंगे 30 डिग्री, यानी थीटा का मान आ जाएगा 30 डिग्री, है ना। तो साइन थीटा का पूछ रहा है, तो थीटा के जगह पे 30 डिग्री रखेंगे, तो साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2 होता है भैया। 1/2 इसका आंसर हो जाएगा, है कि नहीं, क्योंकि थीटा है, 2 इधर जाएगा तो बट्टा में आएगा, 2 से काट सकते इसको, तो 30 डिग्री आएगा थीटा की वैल्यू। तो थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, तो साइन थीटा का मान कितना है, तो थीटा की जगह 30 डिग्री रख देंगे, तो साइन 30 डिग्री का मान हो जाएगा 1/2। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा 34 नंबर में देख लीजिए। 34 क्या कहता है भैया कि आकृति में PA तथा PB दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि PA बराबर 8 सेंटीमीटर तथा कोण APB 60 डिग्री, तो स्पर्श रेखा PB की लंबाई होगी। अल्लाह भाई, ये कोई सवाल हुआ। कहता है स्पर्श रेखा PB की लंबाई। आपको पता है कि जब भी कोई सर्कल होता है, यानी वृत्त होता है, और उस वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची जाती है, वो दोनों स्पर्श रेखा आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये भी स्पर्श रेखा, ये भी स्पर्श रेखा, तो दोनों स्पर्श रेखा क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो ई 8 सेंटीमीटर, तो ये हो 8 सेंटीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा, है ना। तो 34 का होगा इसका भैया ऑप्शन ए राइट आंसर। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। आइए अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न क्रमांक हम चलते हैं 35 की ओर। 35 क्या कहता है कि दो रैखिक समीकरण के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, तब रैखिक समीकरण का हल होगा। अब हम इसको समझाते हैं। जैसे कि आलेख है प्रतिच्छेदी, जैसे कि रेखा है, एक दूसरे को काट दिया, तो यहाँ एक बिंदु पे काटा, ये प्रतिच्छेदी रेखा हुआ एक दूसरे का, तो एक बिंदु पे काटा तो एक हल होगा, यानी अद्वितीय हल होगा। ठीक है, आपको तुलना किए होंगे कि A1 बटा में A2 बराबर नहीं B1 बटा पे B2। इस प्रकार के जब भी आता है तो उसका ग्राफ कैसा होता है, प्रतिच्छेदी होता है। इसका हल केवल अद्वितीय हल होता है, यानी एक हल होता है। तो देख लो इसका हल एक हल है, ऑप्शन डी राइट आंसर। कोई दिक्कत नहीं। 36 में देख लेते हैं। 36 क्या कहता है कि दो समान कोणिक त्रिभुज में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है। यह कथन किसने कहा, तो यह जो है भैया थेल्स प्रमेय ने कहा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, थेल्स ने कहा। और 37 में कहता है कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग होता है। भैया चक्रीय चतुर्भुज जो होता है, चक्रीय चतुर्भुज जो होता है भैया, उसके सम्मुख कोणों का योग, ये कोण इस कोण के सम्मुख हुआ, तो सम्मुख कोणों का योग होता है भैया 180 डिग्री, यानी दो समकोण के बराबर होता है। ठीक है, 180 डिग्री, यानी ऑप्शन डी द राइट आंसर। कोई दिक्कत नहीं है। 38 में देख लेते हैं। दो गोले के आयतन का अनुपात 125 अनुपात 27 हो तो इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात होगा। अब आपको पता होना चाहिए कि गोले का आयतन क्या होता है ना। तो अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ से समझा करके, है ना। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू। तो पाई आर क्यू कर लो, तो ये R1, क्योंकि दो गोला है तो इसको R1 मान लेते हैं, अनुपात है तो बट्टा में रख दो 4/3 पाई आर क्यू, इसको R2 मान लेते हैं। देखो 4/3 से 4/3 कट गया, पाई से पाई कट जाएगा, और इसकी वैल्यू भी दे रखी है, उसको लिख लो। 125 दिया गया है और नीचे कितना है
27 दिया गया। ये क्यूब हटेगा तो इधर घनमूल पड़ेगा ना, तो इधर हम लिख लेते हैं कि r बराबर क्या हो जाएगा, इधर r1 है ना, r1 और नीचे क्या r2 बराबर में हम क्या लिख सकते हैं 125 का घनमूल और नीचे भी 27 का घनमूल है ना, 27 का घनमूल लिख सकते हैं। तो यहाँ से r का मान पता चल जाएगा कि r1 का मान जो हो जाएगा भैया कितना, वो 25 का घनमूल निकालेंगे तो 5 आएगा, यानी 3 को 5 में से एगो 5 निकलता है, 25 को 5 गुने 5 लिख सकते हैं 3 बार, और बट्टे में r2 इसकी वैल्यू आ जाएगी भैया 3, 5/3 यानी r1 आया 5 और r2 आया 3। तो हमें क्या कहता है भैया, इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात निकालने के लिए। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात कैसे निकलेगा, यानी ये जो हमारे पास क्या है गोले, तो गोले का भैया अब आपको बताना है कि गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है ना। गोले का जो पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4πr² होता है। तो 4πr² होता है, तो भैया r1 ये है, r2 है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का 4πr² और बट्टे में 4πr², अनुपात निकाल रहे हैं, ये r1 रख देते, ये r2, 4π से 4π कैंसिल, r1 के जगह पे रखेंगे 5 का स्क्वायर कर देंगे और इसका और ये r2 के जगह पे 3 का स्क्वायर कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, आ जाएगा 25 और बटे में 3 3 9 यानी 25:9 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 25:9 ऑप्शन बी इधर राइट आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। 39 में देख लेते हैं, यदि cos थीटा बराबर जो है x तो sec थीटा का मान होगा, तो ये तो बड़ा सिंपल है ना, ये भी निकल जाएगा। cos थीटा बराबर क्या कहता है इसमें, cos थीटा बराबर कहता है कि x दिया गया है ना, x कहता है कि sec थीटा का मान होगा, यही पूछ रहा है, बड़ा सिंपल है। sec थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1/cos थीटा है कि नहीं। अब देखो एक तो एक cos थीटा का मान x दिया गया तो x लिखेंगे, यानी 1/x आंसर आ जाएगा। तो 1/x हमारे पास देखो ऑप्शन डी में है 1/x, कोई दिक्कत नहीं, आपने इसको सॉल्व कर लिया। आइए अगला प्रश्न लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए प्रश्न क्रमांक 40 क्या कहता है। अब इसको हम 40 को सॉल्व कर लेंगे बेहतरीन तरीके से, है ना। तो प्रश्न क्रमांक 40 कहता है कि यदि त्रिभुज ABC के शीर्ष के निर्देशांक इतना इतना है तो केंद्रक का निर्देशांक होगा। अब हमें केंद्रक का निर्देशांक पूछ रहा है ना, केंद्रक का निर्देशांक बराबर क्या होता है, x1 + के x2 + के x3/3 y1 + के y2 + के y3/3, ये केंद्रक का फॉर्मूला हुआ। अब यहाँ से देखेंगे x1 क्या है हमारे पास, ये देखो ये x1 है, ये y1 है और ये सॉरी ये x1, ये x2 और ये x3 है। ठीक है, यहाँ पे रख देते ये x1 x2 x3, फिर यहाँ पे y1, ये हमारे पास y2 और ये y3। चलिए पुट कर देते हैं, x1 की वैल्यू 2 और प्लस में x2 की वैल्यू 0 और प्लस में x3 की वैल्यू हमारे पास क्या है 4 है, तो हम लिखेंगे 4 और बटे में रखेंगे 3 कॉमा, y1 की वैल्यू 4 है, प्लस में y2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 6 है और प्लस में y3 की वैल्यू क्या है -1 है, तो ये -1 रहेगा बट्टे में 3। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब यहाँ से देखो 4 2 6 होगा, 6 को 3 से भाग देंगे तो 2 आएगा, कॉमा 6 4 10, 10 में से 1 जाएगा तो 9, 9 को 3 से भाग देंगे तो 3 आएगा, 2,3 इसका आंसर हो जाएगा। तो 2,3 हमारे पास ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। भैया वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, और आप लोगों को अच्छा लगे तो कहना और भी मैं आगे बनाऊंगा। ठीक है, चलो अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।